हेलो बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट वन में कुछ पोर्शन किया था जिसमें कि ओम्स लॉ था, करंट था, चार्जेस थे और ओम्स लॉ के ग्राफ भी थे। तो थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना है। ये है पार्ट टू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पार्ट टू में हम लोग बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा जानेंगे और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, factors on which resistance depends। ठीक है ना, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ठीक है ना, मान लो ये कोई मेटल का वायर है, इसको अगर लेंथ अगर ज्यादा है, ठीक है ना, दूसरा वायर है इसका लेंथ छोटा है, तो जो लंबे वाला वायर होगा ना उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, है ना। ये फैक्ट है, ये पता किया गया, ये फैक्ट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। दूसरा फैक्ट क्या है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बच्चों, मान लो ये वायर है ना, तो इसका ये फेस है, ये फेस है, दो फेस होते हैं ना, एक इधर एक इधर। तो जो फेस का एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको कैपिटल ए से दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना। तो कोई भी एरिया, कोई भी अगर वायर हो तो वायर का पतला सा सिलेंडर मान सकते हो और क्रॉस सेक्शन एरिया को आप सर्कल ले सकते हो। इसको सर्कुलर एरिया है ना, देखो इसका सर्कल है ये। तो कोई भी वायर जनरली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला एरिया ही होता है जनरली, अनलेस अनटिल कुछ स्पेशल केस में गिवन ना हो। ठीक है ना, तो एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तीसरा होता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब अगर मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा दूं, हीट कर दूं, तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, है ना। डायरेक्टली रिलेशन है ना, टेम्परेचर ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, टेम्परेचर कम रेजिस्टेंस भी कम। ठीक, तो ये तीन फैक्टर आपको आने चाहिए। ठीक है ना, इन तीनों को, हालांकि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का फॉर्मूला अलग होता है, जो हमें क्लास 10 में तो नहीं पढ़ना है, 11 12 में, 12 में पढ़ना है। तो इन दोनों को अगर आप रिलेट करते हो तो L बाई ए एक फॉर्मूला बनता है ना। देखो L ऊपर है यानी कि न्यूमरेटर में है, A नीचे है यानी कि डिनोमिनेटर में है। इन दोनों फैक्टर्स को आप मिलाओगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। लेकिन हमें अगर इक्वेशन चाहिए तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीजें हटानी पड़ेंगी। उसके लिए आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उसको ऐसे दिखाते हैं, P जैसा ही कुछ है ना, P जैसा दिख रहा है, P ऐसे घूम के, ऐसे ऐसे घूम के आया हुआ है, L बाई ए। ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक इस पे डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड मटेरियल पे। ठीक है ना, मटेरियल, किस मटेरियल का वायर बना है, कॉपर का वायर है या आयरन का वायर है या किसी और मेटल का वायर है। तो हर एक मेटल के लिए अपनी अपनी अलग अलग मटेरियल होता है, तो उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। ठीक है, मैंने बुकलेट दिया हुआ है, आपके बुकलेट में सब कुछ है, वहां से भी पढ़ सकते हो। आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा, तो आपके पास नोट्स बुक में साथ सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन अगर मेरे साथ साथ लिखते जाते हो तो एक इजी लैंग्वेज में आपके पास खुद का लिखा हुआ नोट्स बन जाएगा। उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। एग्जाम में अगर आपको अच्छा ही मार्क्स लाने हैं, बिल्कुल अच्छे से आंसर लिखने हैं, तो जो मैं लिखता हूं उसको मेरे साथ साथ कॉपी करते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ। क्योंकि जब अपने हाथों से बच्चे लिखते हैं समझ समझ के, तो बेस्ट नोट्स होता है। ठीक है ना, तो ये लिख लो। आगे करते हैं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पहला है रेजिस्टेंस इन सीरीज। पहला है रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो क्या लिखें,
रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, ऐसा 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 जिगजैग, जिगजैग सिंबल। सिंबल की पूरी लिस्टिंग भी है आपके नोट्स में, एनसीईआरटी में भी है, और मैं हम लोगों का जो अपना स्टडी मटेरियल उसमें भी है, तो आप लिस्टिंग में जाके देख सकते हो। रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे दिखाते हैं, जिगजैग वे में दिखाते हैं। मैंने दूसरा रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, ये तीसरा ड्रॉ कर लिया। मैंने 3 रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से। इसका नाम दे दो R1, इसका नाम दे दो R2, इसका नाम दे दो R3। 3 रेजिस्टेंस को मैंने आपस में जोड़ दिया ना, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, तो इनको सीरीज बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। और साथ में हमने एक बैटरी ऐसे लगा दिया। ये बैटरी का सिंबल है, आप अपने उसमें देख सकते हो, अपने बुकलेट में, किसी बुक में देख सकते हो, स्टैंडर्ड होता है, सब जगह एक ही सिंबल मिलेगा आपको। बैटरी है तो कुछ वोल्टेज सोर्स है, ये कुछ वोल्टेज सप्लाई करेगा, करंट सप्लायर है ये, तो करंट ये देगा कुछ, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। हम लोगों ने वीडियो 1 में, लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। तो ये बैटरी का काम क्या है, करंट देना। तो ये करंट सप्लायर है, सब में करंट 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 ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ऐसा घूमता रहेगा करंट। करंट का काम ये घूमना। तो करंट बनता कैसे, ये भी हम लोग ने देखा था ना, चार्ज के जरिए बनता है। करंट होगा कब, जब जब चार्ज घूमेगा तब तब करंट होगा, सीधी सी बात है। बढ़िया। तो यहां पर होता क्या है ना कि हर एक रेजिस्टेंस में करंट सेम होगा। अब बोलोगे सेम क्यों होगा, भाई करंट को जाने का रास्ता तो देखो एक ही रास्ता है, करंट कहीं से डिवाइड होने का चांस ही नहीं है ना। करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, वापस बैटरी में आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये घूमता रहेगा। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि सीरीज में करंट रिमेन सेम फॉर ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, राइट। यहाँ लिख लो, नोट में लिख लो, नोट, करंट इज सेम फॉर ईच रेजिस्टेंस इन सीरीज, करंट इज सेम फॉर each resistance in series, current is same for each resistance in series। चलो अच्छी बात है। तो ओम्स लॉ के फॉर्मूला शायद आपको याद हो अभी भी, V = RR था, यानी कि जिस रेजिस्टेंस में करंट होगा उस रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज डेवलप होता है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। जिस भी रेजिस्टेंस में करंट जाएगा उस रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ वोल्टेज बनेगा। तो करंट R1 में भी जा रहा है तो कुछ वोल्टेज यहां बनेगा, उस वोल्टेज का नाम दे देते हैं V1। करंट R2 में भी जा रहा है तो उस वोल्टेज का नाम आप दे दो V2। करंट R3 में भी जा रहा है तो उस वोल्टेज का आप नाम दे दो V3, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इतना ओम्स लॉ को ध्यान रखना है कि हर एक रेजिस्टेंस जिसमें करंट हो तो उसमें वोल्टेज डेवलप होता है। चलो अच्छी बात है। तो ये जो वोल्टेज डेवलप हुआ है अल्टीमेटली कहां से हुआ है, सोर्स तो बैटरी है ना, सोर्स तो बैटरी है। जैसे मान लो आपके पापा घर पे आए, मान लो 2 बच्चे हैं, तो पापा ने पैसे दिए, कुछ कुछ बेटे को दिए, कुछ बेटी को दिए, कुछ मॉम को भी दे दिए, लेकिन सोर्स तो पापा ही है ना। उनके पास जो पैसा है वो कहां से आ रहा है, पापा से आ रहा है। तो बैटरी क्या है, पापा है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये वाइफ है, तीनों को पापा ने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए। पैसा आप समझ सकते हो, वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दैट इज पैसा। वोल्टेज V कौन है, वोल्टेज V इज द पापा का पैसा। V1 V2 V3 बेटा बेटी और वाइफ को दे दिया पैसा, वो है। यानी कि पापा का पैसा इज इक्वल टू बेटा बेटी और वाइफ का पैसा। एक ही बात है ना, एक ही बात है। बेटा बेटी वाइफ का पैसा को ऐड कर दे तो पापा का पैसा बन जाएगा। चलो अच्छी बात है। तो यहां पर अब आप इंडिविजुअल, ये ओम्स लॉ है ना, आप इंडिविजुअली लगाओ, इसके लिए भी लगाओ, इसके लिए भी लगाओ, इसके लिए भी लगाओ। तो क्या लिखेंगे हम लोग, V1 क्या लिखेंगे, IR1 लिखेंगे, और V2 क्या लिखेंगे, IR2 लिखेंगे, और V3 क्या लिखेंगे, IR3 लिखेंगे। इंडिविजुअली मैंने ओम्स लॉ लगा लिया, इसके लिए भी ओम्स लॉ, इसके लिए भी और इसके लिए भी, और यहां 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 डाल देते हैं। दैट मीन्स मैं V1 की जगह लिखूंगा IR1, V2 की जगह क्या लिखूंगा IR2, और V3 की जगह IR3, ठीक है ना। तो यहां पर I कॉमन आ गया, दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3।
V बाई आई हो जाएगा कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये मुझे मिल रहा है, आई नीचे चला गया, ये R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मिल गया मुझे। अब यहाँ पे देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बाई आई मुझे क्या देगा, V बाई आई मुझे क्या देगा, रेजिस्टेंस R। V बाई आई मुझे क्या देगा, V बाई आई को हटा के वहां मैं R लिख सकता हूं ना, V बाई आई को हटा के यहां पर मैं R लिख सकता हूं, ठीक है ना। यानी कि दिस R रिप्रेजेंट्स टोटल रेजिस्टेंस, दिस रिप्रेजेंट्स टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस R represents total resistance in series, ठीक है ना। तो यानी कि हमने ये सीखा कि जब भी तीन रेजिस्टेंस, या ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस जब भी सीरीज में लगा होगा तो अगर आप ऐड कर देते हो तीनों रेजिस्टेंस तो आपको मिल जाता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द इंटायर सर्किट, ठीक है। इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो हम लोगों ने R लिखा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, और व्हाट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का जो अकेला रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर और आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है ना। तो हमने ये सीखा कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में हो आप सबको ऐड कर देते हो तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए। अभी हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बातें करेंगे, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। तो आप लोग लिखो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल ऐसा। तो पैरेलल रेजिस्टेंस को आप लोग कैसे दिखाएंगे, पैरेलल में ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है ना। दिस इज वोल्टेज V और हमारे पास रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन दिस वन। तो यहां से क्या होगा, करंट आएगा बाहर, दिस इज व्हाट I1, this is what I2 and this is what I3, ठीक है। तो यहां से I1, I3, I2 और I1 तीनों कंबाइन होकर के I वापस, जितना करंट बैटरी से निकला उतना ही वापस आया। दिस इज द वे टू डिस्ट्रीब्यूट द करंट। देखो ना I निकला, अब I से ही में तो अलग अलग ब्रांचेस मिल गए, कुछ इधर चला जाएगा I1, कुछ I2 इधर, I3 इधर, तीनों वापस यहाँ पे मिलेंगे, राइट। यहाँ पे कितना है, ये I3 करंट है, ये I2 ऐसे गया, फिर I1 ऐसे गया, दिस वन, फिर ये तीनों यहाँ पे ऐड होकर के I वापस चला गया अपने वोल्टेज V बैटरी में चला गया। बढ़िया ना। अब आपको एक पॉइंट नोट करनी है यहाँ पर कि जब भी हम पैरेलल की बात करेंगे तो वोल्टेज सेम होता है पैरेलल कनेक्शन के लिए। तो आप यहाँ पे लिख लो नोट, नोट में क्या लिखोगे, वोल्टेज रिमेन सेम, voltage remains same for parallel circuit, for parallel circuit सबके लिए वोल्टेज सेम। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर भी इसके पास भी वोल्टेज V होगा, इसके पास भी V होगा, इसके पास भी V होगा, तीनों के पास V होगा। तो आप वापस तीनों के लिए इंडिविजुअल ओम्स लॉ लगा लो, इंडिविजुअल ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I1 R1, V is equal to I2 R2, V is equal to I3 R3। इतना तो लिख सकते हैं हम लोग, है ना, इंडिविजुअल ओम्स लॉ। यहाँ के लिए भी ओम्स लॉ, यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो करंट है हमारे पास, जो करंट है I1 I2 I3 कहाँ से आए हैं, ये तो I से ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ना भाई, I से ही अलग अलग ब्रांचेस में चले गए I1 I2 I3 में। तो आप यहाँ लिख सकते हो I is equal to I1 plus I2 plus I3, ऐसे आप लिख सकते हो। वापस ओम्स लॉ का आप याद करो, क्या था, V is equal to IR, ठीक है, यानी कि V by R हो जाएगा I,
वी बाय आर। तो आई की जगह मैं लिखूंगा वी बाय आर, वी बाय आर। आई वन के लिए मैं क्या लिखूंगा, वी बाय आर वन, ये आर वन नीचे आ जाएगा ना, तो आई वन की जगह लिख लो आप वी बाय आर वन। आई टू के लिए वी बाय आर टू, आई टू के लिए वी अपॉन आर टू, आई थ्री के लिए वी आर थ्री, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो वी बाय आर, यहाँ से वी कॉमन ले लो, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री, वी भी कट, ठीक है ना, वी भी तो कट हो गया, तो क्या मिला, वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री, ये मिल गया मुझे। तो ये होगी पैरेलल कनेक्शन की कहानी। यानी कि जब भी रेजिस्टेंस, देखो मैंने यहाँ 3 रेजिस्टेंस दिखाए हैं, रेजिस्टेंस 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो आपको पैरेलल लेके ऐड करना है, पैरेलल लेके आपको ऐसे ऐड करना है, रेसिप्रोकल लेकर के। तो ये पूरी कहानी हो गई रेजिस्टेंस इन पैरेलल की। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर वीडियो 3rd में मिलेंगे और बाकी की चीजें उसमें आपको बताएंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।